राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे ऊतक का। किसका? ऊतक का, यानी कि टिश्यूज का। ऊतक के अध्ययन करने से पहले हम आपको कुछ बता दें, जैसे कि कोशिका हम आपको पूरा रिवाइव करा चुके हैं, बता चुके हैं। 3 भाग बनाए थे, हमने तीनों भाग अपलोड कर दिए हैं। आप लोग देखिए, सीखिए और पढ़िए। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे ऊतक का। ठीक है, हमने आपको बताया था जब कोशिका चैप्टर भाग 1 बनाया था, तब हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर की जो संरचना बनती है उसमें मेन भूमिका जो निभाती है वो होती है कोशिका सेल। ठीक है, सबसे पहले जैसे मकान का उदाहरण दिया था, ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरे से मकान। उसी तरीके से जब हमारा शरीर बनता है तो शरीर में सबसे पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग और फिर अंग से शरीर। तो हम अपने शरीर का एग्जाम्पल ले लें तो शरीर के एग्जाम्पल के अनुसार हम सबसे पहले कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन हम विधिवत कर चुके हैं। 3 पार्ट बनाए थे, हमने बना दिए हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे आएगा कोशिका से ऊतक। तो अब नंबर 2 पे आया हमारा ऊतक, तो अब हम ऊतक का अध्ययन आज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यूज। क्या कहते हैं? ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यूज। और ऊतक का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतक के 4 भाग होते हैं। कितने ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 पेशी ऊतक, नंबर 2 तंत्रिका ऊतक, नंबर 3 संयोजी ऊतक और नंबर 4 उपकला ऊतक। नंबर 1 पेशी ऊतक, नंबर 2 तंत्रिका ऊतक, नंबर 3 संयोजी ऊतक और नंबर 4 उपकला ऊतक। पेशी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं मसल टिश्यूज। क्या कहते हैं? मसल टिश्यूज। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन टिश्यूज। क्या कहते हैं? न्यूरॉन टिश्यूज। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टर टिश्यूज। क्या कहते हैं? कनेक्टर टिश्यूज। और उपकला ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज ऊतक, यानी कि एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो चलिए इनका हम विधिवत अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पेशी ऊतक जो होता है वो अगर उसका अध्ययन करें तो अध्ययन करने के अनुसार हम देखेंगे कि पेशी ऊतक के 3 भाग होते हैं, या फिर यूं कहिए कि पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय, नंबर 2 अरेखीय और हृदय। ठीक, अब इनका हम विधिवत जानकारी ले लेते हैं कि इनका काम क्या है। देखिए, पेशी ऊतक जो होता है उसे हम बोल सकते हैं ऐच्छिक ऊतक। पेशी ऊतक जो होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं ऐच्छिक ऊतक। ऐच्छिक ऊतक का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ऐच्छिक ऊतक में आते हैं हाथ, पैर। क्या आते हैं? हाथ आते हैं, पैर आते हैं। ठीक है, और जो अंग या जो ऊतक हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वो कहलाते हैं रेखीय ऊतक। क्यों? क्योंकि रेखी का अगर हिंदी शब्द कन्वर्ट करें या जाने अध्ययन करें तो जो रेखी शब्द है, रेखी ऊतक है, उसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है ऐच्छिक। और ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें हम ऐच्छिक ऊतक बोलते हैं। तो ऐच्छिक में कौन आता है? हाथ, पैर, ये सभी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार, हाथ से कहेंगे ना लिखो तो लिखेगा, पैर से कहेंगे चलो तो चलेगा, मुंह से कहेंगे बोलो तो बोलेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, उन्हें बोलते हैं अरेखीय। और अरेखीय को अगर हिंदी में समझें तो बोलेंगे अनैच्छिक। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। क्यों? क्योंकि जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक, और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं ऐच्छिक। तो ऐच्छिक समझ गए? ऐच्छिक में आते हैं हमारे हाथ, पैर, मुंह, ये वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे कि अभी हमारे हाथ चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मुंह चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, ठीक, पैर चल रहे हैं, ठीक है, खड़े हैं। और अनैच्छिक में आएंगे, यानी कि अरेखीय में आएंगे, जिसका हिंदी अनुवाद होता है अनैच्छिक। उसमें वे ऊतक आते हैं जो हमारे शरीर में होते तो हैं पर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, जैसे फेफड़े, किडनी, हृदय। कौन? फेफड़े, किडनी, हृदय और पेट। अब एक बात बताइए, फेफड़े क्या हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे? मतलब जब हम कहेंगे तभी सांस लेंगे, जब हम कहेंगे तब सांस नहीं लेंगे? ऐसा नहीं होगा। फेफड़े जन्म के समय चलना स्टार्ट करते हैं और मृत्यु तक चलते रहते हैं पूरे, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक बोलते हैं। और ये ऐसे ऊतक होते हैं कि पूरे जीवन काल में कभी रेस्ट नहीं लेते, और जिस दिन ये रेस्ट ले लेते हैं उस दिन रेस्ट की फुल फॉर्म बन जाती है रेस्ट इन पीस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? रेस्ट इन पीस, RIP। ठीक है, तो ये कभी रेस्ट नहीं लेते, पूरे जीवन काल में चलते रहते हैं। देखिए, हमारे जो रेखीय ऊतक होते हैं ना, वो पूरे जीवन काल नहीं चल सकते, इनमें थकान आ जाती है। और थकान जिस अम्ल के कारण आती है वो होता है लैक्टिक अम्ल। किस, अब समझिए, हमारे अंगों में किस अम्ल के कारण थकान आती है?
थकान जो आती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। तो ये जो रेखीय ऊतक होते हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य तो करते हैं लेकिन पूरे जीवन कार्य नहीं कर सकते, इनमें थकान भी आ जाती है, वो आती है लैक्टिक अम्ल के कारण। लेकिन जो अरेखीय ऊतक होते हैं वो हमारी इच्छा के विरुद्ध तो कार्य करते हैं लेकिन पूरे जीवन कार्य करते रहते हैं, कभी रेस्ट नहीं लेते, और जिस दिन वो रेस्ट लेते हैं उस दिन आदमी रेस्ट में ही चला जाता है, ठीक है। तो उनमें कौन कौन आता है, फेफड़ा, किडनी, पेट, ये सभी आ जाते हैं, दिल आ जाता है, ठीक है। अब इसी अरेखी का एक और भाग है जो है हृदय। ये जो हृदय देख रहे हैं नंबर 3, ये इसी अरेखीय का है। किसका? अरेखीय का एक भाग है, एक क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। जो हृदय है वो अरेखी का सर्वनाम है, इसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसी का बना होता है, जिसका ये हृदय का मतलब होता है हृदय, हृदय से ले सकते हैं हृदय। तो हमारा जो हृदय होता है, अगर पूछेगा ना कि हृदय किससे बना होता है तो पेशी ऊतक से बना होता है। किससे? हमारा हृदय जो होता है वो पेशी ऊतक से बना होता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि दिल, हृदय को दिल बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं दिल में हड्डी नहीं होती फिर भी वो टूट जाता है, कहते हैं ना। अरे यार, दिल खुद परेशान है। दिल का कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना। हम आगे रक्त परिसंचरण जो चैप्टर बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि दिल का कार्य क्या है, दिल क्या करता है क्या नहीं करता है। लोग बदनाम करते हैं दिल टूट गया, दिल का काम ही नहीं है टूटना, दिल खुद परेशान है। दिल का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। देखिए अशुद्ध रक्त लेगा, अब वो किसे देगा? फेफड़ों को, कि जा तू शुद्ध होने जा। फेफड़ा से कहेगा ले इसको शुद्ध कर दे, और फेफड़ों से जो शुद्ध खून मिलेगा वो एक्सेप्ट करेगा, खींच लेगा और उसे मारेगा, 120 की स्पीड में पंप कर देगा, पूरे शरीर की धमनियों में चला जाएगा, ठीक है। फिर भी लोग कहते हैं हमारा दिल टूट गया। दिल से पूछो टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों? उसका काम ही नहीं है टूटना, उसका काम है केवल ब्लड को पंप करना। कुछ लोग जब दिल टूट जाता है तो शायरी मारते हैं, क्या कहते हैं? मैं महीनों से समझा रहा हूँ अपने दिल को मगर ये समझना ही नहीं चाहता, न जाने क्या मिलेगा मुझे तेरी मोहब्बत से जो तुझे भुला नहीं पाता। मैं बाहर से हंस करके अंदर से रोता हूँ और तुझे क्या पता मैं तेरे बिन कैसे रहता हूँ, ठीक है। बोलते हैं ना ऐसे लोग, ये गलत बात है। दिल का काम क्या है? केवल ब्लड को पंप करना, ठीक है। नंबर 1 समझ गए। चलिए अब नंबर 2 समझ लेते हैं। नंबर 2 पे है न्यूरॉन, न्यूरॉन टिश्यूज, ठीक, जिसे बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। आप तंत्रिका समझ रहे होंगे, तंत्रिका का मतलब क्या होता है? तंत्रिका का मतलब होता है ब्रेन। किस ब्रेन को बोलते हैं तंत्रिका, क्या बोलते हैं? तंत्रिका, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक में केवल आता है ब्रेन, यानी कि ब्रेन जो होता है वो हमारे तंत्रिका ऊतक से बना होता है और कोई इसमें खास बात नहीं होती है, ठीक है। इतनी है। अगला समझते हैं। नंबर 3 पे संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब क्या होता है? संयोजी से आप समझ रहे होंगे किसी संयोग, संयोजी और संयोग। और संयोग का मतलब क्या होता है? जब किसी का आपस में संयोग होता है, मिलना होता है, जुड़ना होता है, उसका संयोग होता है, वो इसी को कहते हैं संयोग। तो संयोग से ही ये बना हुआ है संयोजी। और संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टर। और कनेक्टर क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ता है तभी ना कनेक्टर बनता है। तो संयोजी ऊतक को बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर का अगर उदाहरण लेना चाहें तो देखिए हमारे शरीर का जो मेन कनेक्टर है, जो हर एक पार्ट को जोड़ के चला के रखता है, वो होता है ब्लड। अगर ब्लड ना हो तो शरीर का कोई भी पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेन शरीर का कनेक्टर ऊतक में अगर कोई आएगा तो मेन जो आएगा, देखिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सबसे मेन कौन है? ब्लड। क्या है? ब्लड, ठीक है। तो ब्लड बना होता है, ब्लड जो होता है वो संयोजी ऊतक में। किसमें? संयोजी ऊतक में। या फिर यूं कहिए संयोजी ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण ब्लड। संयोजी ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक में आता है, ठीक है। ब्लड भी एक ऊतक ही है। क्या है? ऊतक है। और ऊतक ऐसा है कि सबसे मेन ऊतक है, पूरे बॉडी के पार्ट को, सब हर पार्ट में ब्लड ही रहता है, हर पार्ट को लेके चलता है। कौन? ब्लड, ठीक है। और ब्लड के अंदर एक पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ समझ गए, ब्लड समझ गए। अगला आता है बोन। बोन माने होता है हड्डी, ठीक है। बोन माने हड्डी, यानी कि हड्डी, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ये तीनों हो गए, तीनों का ग्रुप हो गया। और आगे लिखा है कार्टिलेज। कार्टिलेज में देखिए हमारे हड्डियों के 2 प्रकार होते हैं, एक जो बड़ी मेन हड्डी होती है उसे हड्डी बोलते हैं, और जो उससे छोटी होती है उसे, यानी कि हड्डी को बोलते हैं अस्थि, और अस्थि के बाद में जो उससे छोटा और कमजोर होता है उसे बोलते हैं उपास्थि, ठीक है। तो बोन माने हड्डी यानी कि अस्थि, और कार्टिलेज माने उपास्थि, ठीक है, यानी कि छोटी हड्डी, उपास्थि। तो हमारा जो संयोजी ऊतक बनता है वो हमारे ब्लड और ब्लड के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ लिम्फ, और लिम्फ प्लस हड्डी यानी कि बोन, और प्लस छोटी कमजोर हड्डी यानी कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, इन चारों को जो मिला देंगे ना, मिलाने के बाद में जो ऊतक बनेगा वो कहने का संयोजी ऊतक, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अगला समझ लेते हैं। अगला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं एडिपोस ऊतक। क्या कहते हैं? एडिपोस
टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का जो उदाहरण है वो आप देख रहे हैं वसा, कुबर, पेट, झुर्री। आप इनका मतलब समझिए। देखिए उपकला ऊतक जो है ये हमें क्या क्या करता है हमारे शरीर के लिए वो हम समझते हैं। आप पेशी ऊतक समझ गए, तंत्रिका समझ गए, ब्रेन का वो रेखीय रेखिका, संयोजी समझ गए, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज। उपकला समझ रहे हैं। उपकला जो है वो हमें शरीर में किस प्रकार का हमारे शरीर में भूमिका निभाती है वो देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर है वसा। क्या है? वसा। उपकला ऊतक में जो आता है वो नंबर 1 पर आता है वसा। देखिए अब वसा जो है वो हमारे शरीर को सुंदरता देती है। जिस वसा का मतलब है जिसके गाल भरे होंगे, हाथ पैर खूब मोटे ताजे होंगे, सही होगा, शरीर में तंदुरुस्त होगा तो क्या होगा? दिखने में अच्छा लगेगा, त्वचा साफ होगी, गोरी होगी तो क्या करता है? रंग प्रदान करता है, ठीक है, आकार प्रदान करता है। कौन? वसा। दूसरा होता है कुबर। कुबर क्या होता है? ऊंट में आप देखेंगे ऊंट में कुबर होता है, ठीक है। ऊंट में क्या होता है? कुबर। कुबर में ऊंट में जो कुबर होता है कुछ लोग बोलते हैं उसमें पानी भरा रहता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऊंट के कुबर में पानी नहीं रहता। ऊंट के कुबर में 100% वसा भरी हुई होती है, क्योंकि ऊंट को काफी दिनों तक रेगिस्तान में भोजन और पानी नहीं मिलता तो वो उसी वसा से ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा लेता रहता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऊंट के कुबर में पानी नहीं होता, उसमें वसा होती है जिससे कि वो अपना भोजन के रूप में प्राप्त करता रहता है। अगला है पेट। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति होता है जिसके पेट बहुत निकल आता है, ऐसे ऐसे चलता है। वो पेट में क्या होता है? खाना होता है? खाना नहीं होता है, उस पेट में वसा भरी हुई होती है। क्या होती है? वसा भरी हुई होती है, ठीक है। इसीलिए जो व्यक्ति मोटा ताजा होता है अगर उसे पतला होना है तो सिंपल सा तरीका है कि वो 2 टाइम का खाना 1 टाइम खाए और 1 टाइम का खाना अपने वसा से ग्लूकोज के रूप में संचित करें, उसका मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है झुर्री। आपने देखा होगा कि जिनके उपकला ऊतक की कमी हो जाती है, उपकला ऊतक की कमी बुढ़ापे में होती है। कब होती है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हड्डियों के नीचे से उपकला ऊतक और त्वचा के नीचे से उपकला ऊतक हट जाता है, जिससे कि वो जगह खाली हो जाती है, इसीलिए उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। त्वचा जो है वो लटकने लगती है। आपने देखे होंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी त्वचा लटकने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका उपकला ऊतक मर चुका होता है, नष्ट हो चुका होता है, उनकी जगह खाली हो जाती है, इसीलिए त्वचा वो लटकने लगती है। क्यों? और तभी उसमें जो झुर्रियां पड़ जाती हैं लटकने वाली, वही ये है झुर्री, उसे झुर्री कहते हैं, ठीक है। तो आप झुर्री समझ गए। पेट समझ गए। पेट में वसा होती है इसलिए पेट निकल आता है, तो 2 टाइम का खाना 1 टाइम खाइए, 1 टाइम वसा को गलाइए, किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। अगला है कोबर। कोबर क्या होता है? ऊंट के जो ऊपर पीठ के ऊपर बना होता है कोबर, उसमें लोग कहते हैं पानी होता है, पानी नहीं होता है। आप याद रखिए उसमें 100% वसा भरी हुई होती है। जो वसा के रूप वो ग्लूकोज के रूप में वही वसा निकाल के अपने शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है जब उसे भोजन और पानी काफी दिनों तक नहीं मिलता है रेगिस्तान में। पहला है वसा। वसा क्या करता है? वसा हमें आकार, रंग सब प्रदान करता है। देखिए महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा लगभग 10 से 15% ऊर्जा वसा जो है वो ज्यादा होती है। कितनी? 10 से 15% वसा ज्यादा होती है। इसीलिए देखिए महिलाओं के अंदर गर्मी और ठंडी में देखे होंगे ना, वो कहीं भी जाएंगे तो झमका के चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें ठंडी लगती नहीं है, ठीक है। गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वसा में गर्मी ज्यादा लगती है। सर्दी में उन्हें सर्दी कम क्यों लगती है? उनके अंदर वसा होती है, वसा के कारण उन्हें सर्दी कम लगती है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। वसा समझ गए। आकार प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है, ठीक है। इसके वजह से ठंड और गर्मी कम लगती है महिलाओं को, पुरुषों को नहीं। कुबर में समझ गए पानी नहीं होता, वसा होती है। पेट में समझ गए, पेट में क्या होता है? वसा होती है जिसके कारण पेट निकल आता है, ठीक है। झुर्री समझ गए। बुढ़ापे पे उपकला ऊतक नष्ट हो जाता है तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। बाकी आप समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट निकालें।